हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रमन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए संविधान सभा और समितियाँ। तो ये हम छोटी सी क्लास लेके आए हैं। इस छोटी सी क्लास में आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सारे इसमें सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। देखिए, छोटी क्लास हम इसलिए लेके आए हैं ताकि हम बहुत कम समय में और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देख सकें, इसलिए हम ये छोटी क्लास लेके आए हैं। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा की पहली जो है अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक मांग। यहाँ से पूछा जाता है डायरेक्टली कि संविधान सभा की अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक मांग जो है वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। देखो, संविधान सभा का निर्माण होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर संविधान सभा का निर्माण नहीं होता तो सदस्य इकट्ठे नहीं होते। जब सदस्य इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर संविधान सभा कैसे बनेगी? संविधान सभा बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सदस्यों में एकता बनना। सदस्य जब एक होंगे तो अपने अपने विचार दिए जाएंगे, सब योगदान देंगे, तभी तो संविधान का निर्माण होगा। तो इसलिए संविधान सभा का बनना बहुत ज़रूरी था। तो संविधान सभा की जो औपचारिक मांग, अनौपचारिक जो मांग करी थी वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ठीक है, और कब करी थी इन्होंने? सन 1895 में अंग्रेजी शासन में एक अपना विधेयक पेश किया था, स्वराज विधेयक। सभी नागरिक समान होने चाहिए, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी होनी चाहिए और आत्मनिर्भर और एक लोकतांत्रिक भारत होना चाहिए। ये इन्होंने एक विधेयक पेश किया था। उस विधेयक में ये सारी बातें उन्होंने रखी थी कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। विधेयक में उन्होंने ये बातें रखी थी, जो स्वराज विधेयक उन्होंने रखा था अंग्रेजी शासन में। आगे चलते हैं। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। कब किया था? सन 1875 में। ठीक है, उनकी एक किताब थी सत्यार्थ प्रकाश। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन सी किताब है? सत्यार्थ प्रकाश। कब? ये 1895 में इन्होंने प्रकाशित की थी। देखो, स्वराज शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वराज शब्द का होता है स्व मतलब सेल्फ, खुद का, राज मतलब रूल। तो ऐसा राज्य जहां हमारा खुद का रूल होना चाहिए। तो स्वराज की मांग जो इन लोगों ने की थी। तो स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग जो है वो किसने किया था? स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग जो है वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। उस टाइम दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तीसरी बार अध्यक्ष रहे थे ये। उस टाइम तीसरी बार अध्यक्ष रहे थे ये। और इससे पहले दादा भाई नौरोजी 1893 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके थे और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कि ये तीसरी बार अध्यक्ष रहे थे। आगे चलते हैं। सन 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली औपचारिक मांग, ये इंपॉर्टेंट है। पहली औपचारिक मांग देखो, अनौपचारिक मांग किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और औपचारिक मांग किसने करी थी? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अनुसार, जिसमें प्रांत से 292, कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, देसी रियासतें 93 थीं। ये जो देसी रियासतें थीं ये मनोनीत ये किए जाते थे, इनका इलेक्शन नहीं होता था। जबकि जो 296 सदस्य यानी 4 कमिश्नरी और 292 ये सब क्या थे? ये मनोनीत किए जाते, ये सॉरी मनोनीत नहीं, ये निर्वाचित किए जाते थे चुनाव के आधार पे। उस टाइम जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, अप्रत्यक्ष। आगे चलते हैं। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 1585 सीटें, इनको सिर्फ 10% लोगों ने वोट दिया था। उस टाइम वोट बने नहीं थे लोगों के, तो केवल 10% लोगों ने ही मतदान किया था। 90% लोगों के लिए वोट का अधिकार ही नहीं था। इस प्रकार संविधान सभा की बहुत आलोचना होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव,
अप्रत्यक्ष चुनाव जो उस टाइम होते थे उनके लिए एकल संक्रमणीय मत या समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते थे। आगे चलते हैं। देखो ये हमने पिछले ही बताया था संविधानिक स्रोत में कि चुनाव के प्रकार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि जिसके ज़्यादा वोट वही निर्वाचित होगा। संविधान सभा के चुनाव, तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे 296 सीटों पे चुनाव हुआ था। उस चुनाव में याद रखना है, ये पूछा जाता है कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और अन्य को 15 मिली थी। निर्दलीय 8 थे, छोटी पार्टियां 7। ठीक है। संविधान सभा में सीटों का आरक्षण, सीटों के बारे में बात करें, ये पूछा जाता है कि सीटों के आरक्षण में किस वर्ग को कितनी सीटें मिली थी। तो जनरल 213 थी, मुस्लिम लीग को 79 सीटें दी गई थी, सिख को 4, महिलाओं को 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में महिलाओं की सीटें कितनी थी, तो 15 थी। एससी की 26 थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एसटी की कितनी थी, एसटी की 33 सीटें थी। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महिलाएं थीं उन्होंने संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। तो फर्स्ट मीटिंग में 10 और लास्ट मीटिंग में 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और फर्स्ट मीटिंग में 10, फर्स्ट मीटिंग मतलब फर्स्ट पहली जो बैठक हुई थी उसमें 10 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे और लास्ट जो बैठक हुई थी उसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर कोई परीक्षा होती उसमें ये मानते हैं 8, जबकि एसएससी ये मानती है, एसएससी ने माना है कि 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। अंतिम सरकार जो बनी थी, यानी चुनाव होने के बाद सरकार बनी, उस सरकार का अध्यक्ष जो था वो बेवेल था और जो उपाध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली की असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। ठीक है। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और देशी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया था। फ्रांस की परंपरा के अनुसार, फ्रांस में एक परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता था और पहले अस्थायी अध्यक्ष किसके लिए चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें एक अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये सुझाव किसका था, ये सुझाव था जेबी कृपलानी का। ये पूछा जाता है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, उनको चुनने का जो सुझाव था वो किसका था, तो किसका था, जेबी कृपलानी का। याद रखना है। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद ये एक स्टेटमेंट दिया था विंस्टन चर्चिल ने। तो उसने ये कहा था, मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसका बहिष्कार कर दिया, तो उसने ये बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने कि ये ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। ये पूछा जाता है बहुत। दूसरी बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है। और इसमें ये याद रखना है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो सभी को पता होते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब जो है अब पूछते हैं उपाध्यक्ष, HC मुखर्जी। ठीक है। एक उपाध्यक्ष थे जो मनोनीत किए गए थे, दो उपाध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष निर्वाचित थे, एक उपाध्यक्ष थे जिन्हें मनोनीत किया गया था। तो मनोनीत थे वो कौन थे, फ्रैंक एंथनी। ठीक है। ये थे सलाहकार। जो संविधान सभा की जो बैठक थी उसमें जो सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार, वो BN राव थे, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। देखो, पहली 9 को, दूसरी 11 को और तीसरी 13 को। 13 दिसंबर 1946 को। इस तीसरी बैठक में ही, यानी इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे प्रस्तावना के रूप में बना था। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। इसको स्वीकृति कब मिली थी, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी, ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी, तो 22 जनवरी 1947 को, मुस्लिम लीग के इंतजार करने के बाद। संविधान सभा का दर्शन अनुप्रणित हुआ। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था तो संविधान सभा का जो दर्शन था वो अनुप्रणित हुआ।
इसमें 8 आर्टिकल थे। ये उद्देश्य का आधार माना, जो उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना, उसका इसे आधार माना गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को इसमें 8 आर्टिकल थे। ठीक है। संविधान, इसमें संविधान की कुछ चीज़ें हैं, जैसे संविधान में कुछ चीज़ें होंगी। संविधान की जो प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था, उसमें ये कुछ चीज़ें रखी गई थी। उन्होंने कहा ये संविधान में ये चीज़ें होनी चाहिए। लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद और लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, जिनमें लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, संघवाद, ये सब बता चुके हैं। विभाजन के बाद देखो यहाँ पे याद रखना है, जब विभाजन होने से पहले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 389 थे। विभाजन के बाद 299 रह गए। ठीक है। ये पूछता है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे विभाजन के बाद कितने रह गए थे। ठीक है। विभाजन के बाद क्या था कि जो ब्रिटिश भारत के जो थे सीटें, वो 229 से 226 रह गई, और देसी रियासतें 70, यानी कुल मिला के ये 299, कुल सीटें 299 थीं विभाजन के बाद। संविधान सभा के कुल वाचन कितने हुए थे? देखो वो तो बैठकें थीं, 3 बैठकें हुई। अब वाचन की बात आती है, तो वाचन कितने हुए? 3 वाचन हुए थे कुल मिला के। तो पहला वाचन याद रखना है, ये पूछा जाता है कि पहला वाचन कब से कब तक चला था। तो पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक था, चला, यानी कि 4 से 9 तक चला, यानी कि 5 दिन। ठीक है। 1948 प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ठीक है। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है। और ये 26 नवंबर जो है ना, 26 नवंबर वाले दिन ही संविधान को अंगीकार किया गया था। अंगीकार मतलब आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसी 26 नवंबर को कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। ये पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है, जब संविधान पहली बार अंगीकार हुआ था उस टाइम कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से थे वो नीचे लिखे हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और ये 60, ये अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। और ये वाला 324, 366, 380, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये याद रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रगान के बारे में थोड़ा सा देख लो। राष्ट्रगान सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक है। इसका जो समय 52 सेकंड है। और इसके लिए किसने लिखा है ये तो सभी को पता होगा। जनगण मन को स्वीकार किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को जो स्वीकार किया गया था संवैधानिक रूप से, लेकिन पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। और इसे लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने बांग्ला भाषा में इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है, जिसका नाम है आमार सोनार बंगला। ठीक है। यहाँ से एक चीज पूछे, श्रीलंका का संविधान किसने लिखा था? तो श्रीलंका का संविधान आनंद समराकुल ने लिखा था। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गीत के बारे में देख लो। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ से। ये पहली बार कब? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। इसकी जो अवधि है वो 65 सेकंड है। ठीक है। ये भाषा में कौन सी भाषा में? बांग्ला और संस्कृत भाषा में है ये। आगे चलते हैं। इसको राष्ट्रीय गीत है, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अब देखो कुछ पॉइंट हैं, जनरल पॉइंट जो हमें याद रखने चाहिए। समय, यानी कि संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पता होना चाहिए। एक दिन और माह सब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्चा हुआ था 63,96,729। ठीक है। कुल सत्र कितने हुए थे? 11 सत्र हुए थे।
ये इसकी जो मूल प्रतियाँ हैं वो एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। यहाँ पे याद रखना कि हिंदी में किसने लिखा था, ठीक है, और इंग्लिश में किसने लिखा था। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इंग्लिश में इसको लिखा था, इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, यानी कि रायजादा याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, आगे इंग्लिश में, हिंदी में इसको लिखा था, हिंदी में किसने लिखा था, हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद ने, बसंत कृष्ण वैद ने। ठीक है, और इसको, इसका जो सौंदर्यीकरण है वो किसने किया था, वो नंदलाल बोस ने, यानी कि इसको डेकोरेट किया था वो नंदलाल बोस ने, याद रखना, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। कुल बैठकें इसमें कितनी हुई थी, देखो कुल 70 इसमें हुए थे, 11 कुल बैठकें हुई थी 166। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो 15 थी। महिलाओं से संबंधित पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट हैं, इनके लिए बार बार पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट है कि दक्षिणी बेल युद्धन किसे कहते हैं, तो एकमात्र दलित महिला थी जिनका नाम था दक्षिणी बेला युद्धन, बेगम अजाज रसूलन। ये एक महिला मुस्लिम थी, एकमात्र महिला मुस्लिम थी, ये गांधी जी की मुँह बोली बहन भी कही जाती हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो यूएन महासभा की अध्यक्ष थी, पहली महिला ऐसी थी जो यूएन महासभा की अध्यक्ष भी थी। एक राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, यानी स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा 1937 की स्थापना की थी। जो दुर्गाबाई देशमुख है उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना 1937 में की थी। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, कब बनी थी ये मुख्यमंत्री, तो 1963 से 67 के बीच में। और ये सरोजिनी नायडू पहली महिला गवर्नर, राज्यपाल कहाँ की, यूपी की बनी थी। और सुचेता कृपलानी ये भी यूपी की पहली सीएम बनी थी। आगे चलते हैं संविधान की समितियाँ। संविधान की समितियाँ, तो संविधान सभा बनने के बाद छोटी छोटी समितियाँ बनाई गई थी। इन समितियों को अपने अपने कार्य दिए गए थे, जिसके जो कार्य हैं वो अपने कार्य करेगा, जिसके बाद संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियाँ बनाई गई थी। पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियाँ बनाई गई थी, तो 22। 8 बड़ी समितियाँ थीं और 14 छोटी थीं। ठीक है, बड़ी समितियाँ कौन सी थीं, तो इनमें से पहली बड़ी समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसका कार्य प्रारूप पर विचार करना था। इस समिति का जो कार्य था वो प्रारूप, मतलब संविधान किस तरह का होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, इस पर विचार करना, ये प्रारूप समिति का काम था। इसके लिए मसौदा समिति भी कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। कुल इसके सदस्य कितने थे, तो 6 सदस्य अन्य थे और एक अध्यक्ष होता था, यानी कुल 7 थे। बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाबा साहब अम्बेडकर थे वो कहाँ से चुने गए थे, तो वो वेस्ट बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के लिए। और ये किसकी जगह चुने गए थे, जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह पे। बाद में मुंबई से पूना सीट से ये चुनाव लड़े, बाद में मुंबई की पूना सीट से ये चुने गए थे विभाजन के बाद, त्यागपत्र। आगे है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। संघ समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। चौथी समिति है राज्यों से संबंधित, तो राज्यों से संबंधित जो अध्यक्ष थे इसके भी पंडित नेहरू थे। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, इसके अध्यक्ष थे। ये पूछा जाता है कि इनमें से किन के अध्यक्ष कौन है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम प्रक्रिया समिति, ये इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के सरदार पटेल थे। ठीक है,
इसके लिए 2 उप समितियाँ बनाई गई थी। पहली मौलिक अधिकार उप समिति, दूसरी अल्पसंख्यक समिति उप समिति। यानी कि जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक जनजातियों से संबंधित जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इस समिति के भी 2 उप समितियाँ थीं। उनमें से मौलिक अधिकार उप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष है JB कृपलानी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो HC मुखर्जी थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। इन्होंने ही सभी प्रांतों को मिलाया था। छोटी समितियाँ याद रखना है। एक तो ध्वज समिति थी, ध्वज समिति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तिरंगे से संबंध याद रखना, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:3 होता है। यानी कि 2 चौड़ाई है तो 3 लंबाई होगी। कभी कभी ये 3-2 भी लिखा दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखना। लंबाई हमेशा 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। ठीक है। अशोक चक्र में तीलियाँ कितनी हैं, 24। ध्वज संहिता कब आई थी, 2002 में आई थी। ध्वज संहिता 2002 में आई थी, 26 जनवरी 2002 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वज संहिता कब आई थी। ध्वज स्वीकार कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। नवीन जिंदल 22 सितंबर 2025 दिल्ली के हाई कोर्ट में RTI दायर की। इसके लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 23 फरवरी 2004 में। देश के, देखो पहले क्या था, पहले ये था कि जो तिरंगा था वो हर जगह नहीं फहराया जा सकता था, केवल राष्ट्रपति भवन पर या लाल किले पर 26 जनवरी पर, ऐसी मतलब बड़ी बड़ी जगह पर फहराया जाता था जो मतलब संविधान के अनुसार थी। लेकिन ये एक नवीन जिंदल जो थे, इन्होंने एक RTI रिट डाली। रिट डालने के बाद उन्होंने ये पूछा था कि हम तिरंगा जो है झंडा क्यों नहीं फहरा सकते हैं। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें ये कहा गया देश के नागरिक चाहे झंडा कहीं भी फहरा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ झंडा फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए अधिनियम आया था 1971 में। तुमने देखा होगा जो राष्ट्रीय कुछ चीज़ें होती हैं उनका लोग अपमान करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए 1971 में एक अधिनियम आया था। जैसे लोग कभी झंडे का भी अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का भी अपमान करते हैं, संविधान का भी अपमान करते हैं, तो इस अपमान को रोकने के लिए एक 1971 में एक अधिनियम आया था। ध्वजारोहण से संबंधित पॉइंट पूछे जाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ये हमेशा लाल किले पर होता है। यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो हमेशा लाल किले पर होता है। ये देश के प्रधानमंत्री इस पे झंडा फहराते हैं। तो पहली बार 15 अगस्त 1947 को प्रिंसेप पार्क में ध्वजारोहण किया गया था और शहनाई किसने बजाई थी, बिस्मिल्लाह खान ने। ये याद रखना है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जो ध्वजारोहण हुआ था उस पर शहनाई किसने बजाई थी,